एपिसोड 328। चेन का शाही परिवार चिंतित था कि अगर युवानलिंग जनजाति ने ड्रैगन पंथ के साथ युद्ध के दौरान विद्रोह कर दिया तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्हें इस परेशानी से निपटना पड़ा। सबसे बड़े राजकुमार की मृत्यु तो बस एक बहाना था। हत्यारी आभा ने तुरंत ही पूरे युवानलिंग कबीले को भर दिया। चेन के शाही परिवार के योद्धाओं ने जनजाति को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। जनजाति के अंदर युवानलिंग जनजाति के योद्धा घबराए हुए और उलझे हुए थे और वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब ये योद्धा शांत खड़े रहे तो युन झुंगफेंग ने युवानलिंग जनजाति को उदासीनता से देखा और फिर अपना हाथ लहराया और कहा, मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो, सभी को मार डालो, चाहे वे किसी भी लिंग, उम्र या युवा हों। हाँ, योद्धाओं की ओर से एक समान आवाज आई। ये बाहरी संप्रदायों के योद्धा नहीं हैं, बल्कि त्यानली सेना और शेनली गार्ड है जिन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया है। आमने सामने की लड़ाई में उनकी युद्ध प्रभावशीलता उन दिग्गजों जितनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन यदि वे एक साथ मिलकर लड़ें तो वे निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं। जैसे ही हत्या के नारे लगे, लोगों का ये समूह युवानलिंग जनजाति में घुस आया और उन्मत्ततापूर्वक हत्या करना शुरू कर दिया। वे जिस किसी से भी मिले उसे मार डालें, वे जिस किसी से भी मिले उसे मार डालें। ऐसा लगता है कि वे उन सभी जीवित चीजों को नष्ट करना चाहते हैं जिन्हें वे देख सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ किले के विशालकाय को भी आसानी से नष्ट कर दिया गया था। लोगों के इस समूह की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। युवानलिंग जनजाति विनाश के संकट का सामना कर रही है। आह आह, मदद करो, मेरी जान बख्श दो। मदद के लिए चिल्लाहट, चीख पुकार और दया की गुहार एक के बाद एक आने लगी। भय और निराशा से भरी आवाजें नरक के एक टुकड़े में गुंथी हुई थीं। चेन साम्राज्य के ये सैनिक पूरी तरह अनुशासित थे। लोगों को मारते समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था। वहां केवल उदासीनता और लड़ाकू भावना थी। वे जहां भी गए वो धरती झुलस गई और नरक बन गई। कई लोगों के संरक्षण में युआनमो उस घर में आया जहां लिंगजियो था। वह डर के मारे लिंगजियो के सामने घुटने टेककर अत्यंत विनम्र स्वर में विनती करने लगा, युवा मास्टर लिंग, चेन के शाही परिवार के लोग बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। वे सबसे बड़े राजकुमार का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। इसका मुझसे क्या संबंध है? लिंगजियो ने मजाक में युआनमो को देखा और पूछा। बेशक इसका तुमसे कुछ लेना देना है। वे तुम्हें मारने आए हैं क्योंकि तुमने सबसे बड़े राजकुमार को मार डाला है। युआनमो को समझ में नहीं आया कि लिंगजियो का क्या मतलब था, लेकिन उसके दिल में गहरी चिंता और बेचैनी पैदा हो गई। ओह, तो उन्हें आने दो, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो। लिंगजियो ने युआनमो को देखा, जो लिया द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खा रहा था, और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। लिया और उसकी महिला रक्षक उसके पास खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। युवा मास्टर लिंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। वे क्रूर लोग हमारे युवानलिंग योद्धाओं का वध कर रहे हैं। वे आपकी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। युआनमो चिंतित था। क्या तुमने सुना, लिया? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लिंगजियो ने लिया को देखा और पूछा, अगर तुम कुछ कहो तो शायद मैं तुम्हारे लोगों को बचा सकूं। लिया बहुत देर तक चुप रही, मानो वह कुछ सोच रही हो। युआनमो वास्तव में लिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेटी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। युवा मास्टर लिंग, आपकी बात सुनो, आपको उसे हमारे कबीले को बचाने देना चाहिए। क्यों? लिया ने अचानक युआनमो को ठंडे भाव से देखा और कहा, कल जब तुमने मुझे पिंजरे में फंसाया और मुझे उस जानवर को देना चाहा, तो मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेताब थी। मैं भी इस जनजाति के लिए बेताब था। कल उस जानवर ने सभी अच्छे योद्धाओं को मार डाला। बाकी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने सुना, बाहर निकलो। लिंगजियो ने अपना हाथ हिलाया और युआनमो दरवाजे से बाहर उड़ गया। लेकिन यह आदमी वास्तव में वापस रेंग गया। युवा मास्टर लिंग, युवा मास्टर लिंग, जब तक आप हमें बचाने के लिए तैयार हैं, हम मृत्यु तक आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। अब केवल आप ही उन लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं। युआनमो को देखते हुए लिंगजियो की अजीब मुस्कान पूरी तरह से खिल गई। यह उदासीनता और उपहास से भरा था। युआनमो, क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारे युवानलिंग कबीले के योद्धा मुझे मारना चाहते थे? मैंने तुम्हारे युवानलिंग कबीले को नष्ट नहीं किया, जो पहले से ही लिया को बदनाम कर रहा था। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? ये तो बस एक इच्छाधारी सोच है। लिंगजियो ने युआनमो को तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं,
लिंगजियो, मूर्ख हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, नहीं इतना दयालु। चले जाओ। एक बार फिर लिंगजियो ने युआनमो को बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बार उसने दया नहीं दिखाई। युआनमो को सैकड़ों मीटर दूर फेंका गया और वह सीधे अराजक युद्ध चक्र में गिर गया। युआनमो भयभीत होकर जमीन से ऊपर चढ़ गया। अपनी साधना के बिना अब चेन राज्य के शाही परिवार द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था और उसके पास केवल एक ही रास्ता था, जो था मृत्यु। उसके हृदय में अंतहीन पश्चाताप और निराशा थी। वह जानता था कि युवानलिंग कबीला खत्म हो चुका है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने लिंगजियो को बार बार नाराज किया था। लिंगजियाओ को घर में नजरबंद करना उसके लिए गलत था और उसने वास्तव में लिंगजियाओ को मारने के सबसे बड़े राजकुमार के आदेश का पालन किया था। लिंगजियाओ उसे कैसे माफ कर सकता था? उसे लगा कि वह सचमुच मूर्ख है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वे सभी लिंगजियो को मारने जा रहे थे, लिंगजियो उनकी रक्षा के लिए कैसे आ सकता था? शुरू से ही यह एक विलासिता थी। उसके चारों ओर युवानलिंग कबीले के योद्धा फिर से खड़े हो गए, उसकी रक्षा की और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। वह इन लोगों को अपने बगल में मरते हुए देख सकता था और वह बहुत क्रोधित और दुखी था। ये सब उसकी अपनी गलती थी। स्वर्ग द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्य को क्षमा किया जा सकता है, परंतु मनुष्य द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्य को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसने दांत पीस लिए। उसने कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपनी रक्षा करने का आदेश दिया और एक गुप्त मार्ग से कबीले से बाहर चला गया। लेकिन वह बच नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि वह बच नहीं सकता। वह युन झोंगफेंग के पास आया और जमीन पर घुटने टेक दिए। माननीय बलवान पुरुष, मैं युवानलिंग जनजाति का कुलपति हूँ। हमारे युवानलिंग कबीले में महामहिम सबसे बड़े राजकुमार की हत्या कर दी गई। हम भी बहुत क्रोधित हैं, इसलिए हमने हत्यारे को कबीले में ही फंसा दिया है। उस आदमी का नाम लिंगजियाओ है। उसने महामहिम सबसे बड़े राजकुमार को मारा, हमें नहीं। हम चेन के शाही परिवार के वफादार सेवक बनने को तैयार हैं। कृपया हमारी वफादारी के लिए हमें माफ करें। इस समय चूंकि युआनमो लिंगजियो को आने के लिए नहीं कह सकता था, इसलिए वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि चेन का शाही परिवार उसे क्षमा कर दे और उसकी रक्षा करे। तुमने अभी किसका नाम लिया? युन झोंगफेंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने सोचा था कि वह लेईदू आने के बाद लिंगजियो से बच सकता है, लेकिन उसने यहाँ इस व्यक्ति का नाम सुनने की उम्मीद नहीं की थी। वह दानव ड्रैगन पर्वत पर बच निकला, लेकिन इस बार वह फिर से बच नहीं सका। वह बहुत भयभीत था। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब उपनेताओं, जो लिंगजियो को चींटी की तरह मानता था, लिंगजियो से डरने लगा था। वह भी बहुत उदास था, लेकिन यह उसकी ताकत से प्रभावित था। उसे लिंगजियो से डरना था, लिंगजियो से डरना था। यू झोंगफेंग, तुम किससे डर रहे हो? उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने हल्के से पूछा। युन झोंगफेंग ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति को देखा। वह एक ताओवादी पुजारी की तरह कपड़े पहने हुए था, बहुत ही मैला और अव्यवस्थित दिख रहा था, लेकिन युन झोंगफेंग जानता था कि इस व्यक्ति की ताकत उसकी तुलना में कहीं अधिक थी। कुछ भी नहीं। बेशक यू झोंगफेंग ने इस व्यक्ति को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वह लिंगजियो से डरता था। लिंगजियाओ सिर्फ 16 साल का लड़का था, जिसकी साधना उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसकी थी। अगर वह डरता तो यह व्यक्ति उसे नीची नज़र से देखता। ये व्यक्ति तियानची पर्वत के गुरुओं में से एक था। उसके पास ऐसी ताकत थी जो चेन राज्य के सभी योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। उसके रहते उसे किस बात का डर था? ये सोचकर युन झोंगफेंग को राहत मिली। वह काले कछुए वाले युद्ध जानवर से कूद गया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए युआनमो की ओर चला गया। युआनमो ने युन झोंगफेंग को अपनी ओर आते देखा और वह भयभीत और उत्साहित दोनों था। वह चेन राज्य शाही परिवार के लोगों से डरता था, लेकिन साथ ही उसे उम्मीद थी कि चेन राज्य शाही परिवार के लोग लिंगजियो को मारकर उसे अधिक संतुलित महसूस करा सकेंगे। वह एक शांत कुत्ते की तरह वहां लेटा रहा। मुझे खेद है, चेन राज्य के शाही परिवार को एक भयंकर कुत्ते की जरूरत है जो लोगों को काट सके। आप पहले से ही बेकार हैं और इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। युन झोंगफेंग के शब्दों से युआनमो का चेहरा तुरंत जम गया। उसने भयभीत होकर अपना सिर उठाया। उसने केवल एक क्रूर लावा जानवर देखा। ये शेर जैसा दिखता था, लेकिन इसका पूरा शरीर लावा से बना था, सिवाय इसकी आंखों के, जिनमें वास्तव में मानव जैसी अनुभूति थी। ये क्रूर जानवर युन झोंगफेंग की सवारी थी। उसकी ठंडी आंखें युआनमो को घूर रही थीं, और फिर उसने अपने विशाल पंजे नीचे कर दिए। युआनमो को गर्म मैग्मा के पंजों से जमीन पर पटक दिया गया और वह तुरंत खून में बदल गया। फिर वह वाष्पित हो गया।
युवानलिंग जनजाति के प्रतिष्ठित कुलपति के लिए मृत्यु बहुत आसान थी, लेकिन वह अपनी मृत्यु तक कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकते थे। ये पूरी तरह से मृत शरीर के बिना मरने से भी अधिक दुखद था। मारते रहो, कोई मत छोड़ना। युन झोंगफेंग फिर से लावा शेर पर कूद गया, शेर की पीठ पर खड़ा हो गया और युवानलिंग जनजाति को गंभीरता से देखा। उसने कसम खाई कि उसे लिंगजियो को पूरी तरह से मारने के लिए त्यानची पर्वत के आकाओं का फायदा उठाना होगा, अन्यथा उसे जीवन भर एक पीले मुंह वाले बच्चे के पैरों तले रौंदा जाएगा, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गर्जना। लावा शेर असंतोष में दहाड़ रहा था और युन झोंगफेंग द्वारा सवार होने से बहुत दुखी था। दुष्ट जानवर, मैंने तुम्हें अपनी सवारी बनाकर माफ कर दिया है। बेहतर है कि तुम विरोध न करो, अन्यथा मैं तुम्हें हर दिन मौत से भी बदतर पीड़ा दूंगा। युन झोंगफेंग ने अपने पैरों के नीचे लावा शेर को देखा और अचानक शेर के सिर पर लात मार दी। उसमें से मैग्मा जैसा रक्त टपक रहा था। यद्यपि लावा शेर बहुत क्रोधित था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल कराह सकती थी और युन झोंगफेंग को उसे चलाने दे सकती थी। अच्छी बात है। युन झोंगफेंग विजयी भाव से मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सारी ऊर्जा ध्वनि पर लगा दी और युवानलिंग जनजाति पर दहाड़ते हुए बोला, लिंगजियो, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, बाहर निकलो और जल्दी से मर जाओ। अन्य लोग अभी भी युवानलिंग जनजाति के योद्धाओं को मार रहे थे। ये निश्चित रूप से एक आपदा थी, लेकिन इन बेकार कचरे को मारने से युन झोंगफेंग संतुष्ट नहीं हो सका। वह चाहता था कि लिंगजियाओ मर जाए। लिंगजियो ने अपनी जानवर की अंगूठी में लिया और महिला रक्षक की रक्षा की और फिर धीरे धीरे युवानलिंग जनजाति से बाहर चला गया। ठंडी आंखों से उसने लावा शेर पर युन झोंगफेंग को तिरस्कार से देखा। उसकी आंखों में व्यंग्य और उदासीनता झलक रही थी। जल्द ही युवानलिंग जनजाति के योद्धाओं का वध कर दिया गया और लगभग सभी ने लिंगजियो को घेर लिया। कुछ लोग जो यह नहीं जानते थे कि जीना है या मरना है, वे हत्या के आदी हो सकते हैं और वास्तव में उन्होंने लिंगजियो पर हमला किया। परिणाम स्वतः स्पष्ट है। लिंगजियाओ पर हमला करने वाले सभी लोग मारे गए और किसी ने नहीं देखा कि लिंगजियाओ ने ये कैसे किया। लिंगजियो वहीं शांति से खड़ा रहा, उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। चेन के शाही परिवार के हजारों योद्धाओं ने उसे घेर लिया, लेकिन किसी की भी हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। रास्ते से हट जाओ जनरल युन, मुझे इस बच्चे का सिर ले जाने दो। आखिरकार अभी भी बहादुर लोग बचे हैं। युन झोंगफेंग के अधीन एक जनरल है जिसका नाम पेन फैंग है। जब वह दानव ड्रैगन संप्रदाय में था तब वह कर्णधार था। बाद में वह चेन राज्य के शाही परिवार में शामिल हो गए और युन झोंगफेंग के उप जनरल बन गए। युन झोंगफेंग अब दिव्य थंडर गार्ड के जनरलों में से एक है। ठीक है पेन फैंग, मेरा आदेश सुनो, अपने भाले से उसका खून पी लो। युन झोंगफेंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि पेन फैंग लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन वह देखना चाहता था कि डेमन ड्रैगन तलवार पाने के बाद लिंगजियो कितना शक्तिशाली होगा। इससे पहले वह दानव ड्रैगन पर्वत में भाग गया था क्योंकि वह बहुत घबरा गया था, लेकिन भागने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे हमेशा यही लगता था कि वह डरा हुआ है और उसने गलत चुनाव किया है। यद्यपि यह पेन फैंग निश्चित रूप से लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी उसकी साधना यिनयान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 12वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है और उनके पास युद्ध का बहुत अनुभव है। उसके हाथ में खून पीने वाला भाला भी एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है और उसकी मार्शल आत्मा भी एक भाला मार्शल आत्मा है। सहयोग से रक्त पीने वाले भाले की शक्ति संभवतः किसी साधारण शाही हथियार से कम नहीं है। इसलिए युन झोंगफेंग ने लिंगजियाओ की ताकत की जांच करने के लिए पेन फैंग के बलिदान का उपयोग करना चाहा। चाहे पेन फैंग मरा या नहीं, उसे इसकी परवाह नहीं थी। समझ गया। युन झोंगफेंग का आदेश सुनने के बाद पेन फैंग ने रक्त पिपासु भाला निकाला और फिर एक क्रूर मुस्कान दिखाई। उसके जांघ के नीचे मौजूद राक्षस ने अपना पैर उठाया और लिंगजियो की ओर चला और लगभग 50 मीटर दूर जाकर रुक गया। फिर लंबे भाले ने लिंगजियाओ की ओर इशारा किया, लड़के, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम मेरे रक्तपिपासु भाले से घायल हो जाओगे और खून बहने से मर जाओगे। पेन फैंग बहुत आश्वस्त लग रहा था। लिंगजियो की नजरें पेन फैंग पर नहीं, बल्कि युन झोंगफेंग के पैरों के नीचे मौजूद शेर पर थीं। उसने लावा शेर से एक बहुत ही परिचित सांस महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पेन फैंग की आवाज नहीं सुनी। आह, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुमने मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत की। मैं जनरल पेन फैंग हूँ। पेन फैंग इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था।
वह लिंग जियो की आंखों में डर देखना चाहता था और डर के कारण अपने प्रतिद्वंद्वी की दयनीय नजर देखना चाहता था। उसे वह नजर पसंद आए और मौत से पहले दुश्मन की हताश नजर भी पसंद आई। लेकिन लिंग जियो अस्तित्वहीन लग रहा था। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? वह दहाड़ उठा और उसका पूरा शरीर रक्तपिपासु सांसों से भर गया। उसके हाथ में खून पीने वाली बंदूक लहरा रही थी और उससे खून की बहुत तेज गंध आ रही थी, जिससे लोग बहुत असहज हो रहे थे। लिंग जियो ने अभी भी पैन फैन की ओर नहीं देखा, बल्कि अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। तोबा युन शियान, उसने अचानक पूछा, क्योंकि उसने लावा शेर से तोबा युनजियान की गंध सूंघी थी। यद्यपि तोबा युनजियान बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था, लेकिन वे दोनों तब तक एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक कि उनमें लड़ाई नहीं हुई। अगर तोबा युनजियान ने उसे पहले से युन झोंगफिक की चाल नहीं बताई होती, तो ये वुजिंग मारा गया होता। ये बात उसे जीवन भर अफसोस में रह जाती। लेकिन पिछली बार जब वह ड्रैगन सिटी लौटा तो उसने तोबा युनजियान को नहीं देखा, जिससे उसे अजीब लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे लावा शेर पर तोबा युनजियान की गंध आएगी। गर्जना, लावा शेर दहाड़ा, मानो अपना असंतोष प्रकट कर रहा हो और अपनी सारी शिकायतें बाहर निकाल रहा हो। दुष्ट जानवर, युन झोंगफेंग के हाथ में एक कोड़ा था और फिर उसने लावा शेर को जोरदार कोड़ा मारा। खून का निशान दिखाई दिया। लिंग जियो, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। जब से मैंने तुम्हें आज यहाँ पाया है, तुम मर चुके हो। जहाँ तक इसका सवाल है, हाँ, ये तोबा युनिक्सियांग है, जो बहुत अच्छा है। मैंने राक्षसी ड्रैगन पंथ की गुप्त विधि का उपयोग किया और राक्षसी ड्रैगन पंथ के साथ सहयोग किया। गुप्त समुद्री क्षेत्र में लावा राक्षस को रूपांतरित करें, उसे वह बनाया जो वह अब है। इस तरह मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हा 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 हा। यूं झोंकफेंग पागलों की तरह हंसे। तुम मर रहे हैं। जैसे ही लिंग जियो चला गया, उसने युन झोंकफेंग को ठंडी नजर से देखा और कहा। तोबा युनजियान उसके प्रति दयालु था और वह बिल्कुल नहीं देख सकता था कि तोबा युनजियान के साथ युन झोंकफेंग नामक बदमाश द्वारा इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कमीने, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, जनरल यू झोंकफेंग के अधीन जनरल पान फैंग। पान फैंग ने देखा कि उसे कितना नजरअंदाज किया गया था। पूरी तरह से नाराज, उसने अपने जांघ के नीचे राक्षस को सक्रिय किया और लिंग जियो की ओर दौड़ा। पागल गति से खून पीने वाली बंदूक ने खून जैसी लाल रोशनी पैदा कर दी। उसे लिंग जियो को मारना होगा और उसे इस आदमी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए जो खुद को कम आंकने और अनदेखा करने का साहस करता है। चेन राज्य के सभी योद्धाओं ने लिंग जियो को खुशी से देखा, मानो अगले ही पल लिंग जियो को इस खून पीने वाले भाले से घोंप दिया जाएगा और फिर एक मम्मी में बदल गया। हालांकि लिंग जियो ने अभी भी पान फैंग की ओर नहीं देखा। वह धीरे धीरे यूं झोंकफेंग की ओर चला और करीब आता गया। इस समय पैन फैंग के खून पीने वाले भाले ने अंततः लिंग जियो को घायल कर दिया। लिंग जियाओ के शरीर में पागल शक्ति का विस्फोट हुआ। वह बिंदु पूरी तरह रक्त लाल हो गया। चेन राज्य के योद्धा उत्साहित हो गए क्योंकि यह रक्तपिपासु रक्त पीने वाली बंदूक का अग्रदूत था। हालांकि इस समय पैन फैंग का चेहरा बेहद कठोर हो गया। उसकी बंदूक लिंग जियाओ की त्वचा को छेद नहीं पाई, यहाँ तक कि लिंग जियाओ की शरीर रक्षा करने वाली ऊर्जा भी नहीं छीनी गई। इस समय लिंग जियो ने आखिरकार पलटकर पैन फैंग को देखा। क्या तुम सचमुच इतना मरना चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक हाथ से खून पीने वाली बंदूक की नोक पकड़ ली। फिर बहुत जोर से खून पीने वाली बंदूक का पिछला सिरा वास्तव में पैन फैंग के हाथों से अलग हो गया और फिर पैन फैंग के शरीर में घुस गया। हेगेमोनिक रक्त दानव ड्रैगन रक्त अभिशाप। वास्तव में इस तरह की चीजों से निपटने के लिए राक्षसी ड्रैगन रक्त अभिशाप की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ ने फिर भी इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि पैन फैंग को अपने दुश्मनों को मम्मी में बदलना पसंद था, इसलिए उसने पैन फैंग को भी मम्मी में बदल दिया। जैसे ही जादुई ड्रैगन का रक्त अभिशाप सक्रिय हुआ, पैन फैंग का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। अंत में वह पूरी तरह से मम्मी बन गया। लिंग जियाओ ने लापरवाही से खून पीने वाली बंदूक को कबाड़ में बदल दिया। इस स्तर के हथियार, भले ही वे चेन साम्राज्य से आते हों, फिर भी मुख्यधारा के हथियार हैं और बहुत मूल्यवान हैं। लेकिन लिंग जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। मारना। पैन फैंग को आसानी से नष्ट करने के बाद उसने अपने मुंह से एक क्रोधित शब्द निकाला और उसका शरीर एक राक्षस ड्रैगन के प्रेत में बदल गया और उस पर झपट पड़ा बादलों में फीनिक्स। इस समय युन झोंकफेंग अभी भी सदमे में था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतनी आसानी से पैन फैंग को मार सकता है।
फैन फैन का खून पीने वाला भाला लिंग जियो की त्वचा की एक परत भी नहीं तोड़ सका, उसे चोट पहुंचाना तो दूर की बात थी। ये तो बहुत ही भयानक है। उसने जल्दी से कार्रवाई की और दोनों हथेलियों से हमला कर दिया। लिंग जियो से टकराया, लेकिन विपरीत दिशा से आ रही भयानक शक्ति ने उसे दूर धकेल दिया। इस समय लिंग जियाओ ने अभी तक परिवर्तन की किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं किया है। लिंग जियो ने युन झोंगफेंग की ओर देखा तक नहीं, बल्कि धीरे से तोबा युनजियान के शरीर को थपथपाया और कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब पहले मुझे अपनी राक्षसी अंगूठी दो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मूल स्थिति में वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि कोई रास्ता है या नहीं, लिंग जियो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तोबा युनजियान को वापस लेने के बाद लिंग जियो की ठंडी निगाहें दो तेज तलवारों की तरह फिर से युन झोंगफेंग की ओर मुड़ गईं। ये युन झोंगफेंग के पूरे शरीर को छेदने जैसा है। आप क्या करने जा रहे हैं? युन झोंगफेंग और भी अधिक भयभीत होकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। लिंग जियो ने पहली टक्कर में ही अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह आदमी बेकार है, कम से कम लिंग जियो के सामने तो उसे अब कोई भरोसा नहीं है। आसमान में खड़े होकर एक अत्यंत भयानक हत्या का इरादा है। उसने युन झोंगफेंग को देखा और अचानक मुस्कुराया, मैं क्या करने जा रहा हूँ? बेशक मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वह मर जाएगा। उसे हत्या करना पसंद नहीं है, लेकिन यदि कोई उसे रोकने पर जोर देता है तो मुझे खेद है, वह कभी दया नहीं दिखाएगा। राजा चेन के शाही परिवार के सभी योद्धा कांप रहे थे। लिंग जियो की ताकत बहुत भयानक है। उसने वास्तव में एक ही चाल में पानफैंग को मार डाला, युन झोंगफेंग को हराया और लावा शेर को बचा लिया। कार्यों की यह श्रृंखला अविश्वसनीय है। चलो साथ साथ चलते हैं। अगर हम सब साथ साथ चलें तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। युन झोंगफेंग गुस्से से दहाड़ा। उसे डर था कि वह अकेले लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, बल्कि कई अन्य लोग भी थे। उस दिन चिशान से आए योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी त्यानलेई सेना के कुलीन थे। हजारों लोग एक ही समय में कार्रवाई करते हैं। अगर वह अचानक एक चुपके हमला करता है तो वह लिंग जियो की मौत से नहीं डरेगा। युन झोंगफेंग की आवाज सुनकर राजा चेन के शाही परिवार के योद्धाओं की डरपोकता धीरे धीरे दब गई। इसके बजाय ये खूनखराबा और पागलपन था। हर कोई लिंग जियो को अपना शिकार मानता था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई जानवर बन गया हो। क्या तुम सब मरना चाहते हो? लिंग जियो अभी भी रूपांतरित नहीं हुआ, अभी भी उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। बूम! वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी। इस सांस ने एक पागल तूफान खड़ा कर दिया जो सभी दिशाओं में फैल गया। कमजोर योद्धा उड़ गए और वहीं बेहोश हो गए। एक बार फिर सभी चेंगबुओ योद्धाओं के दिलों में भय व्याप्त हो गया। युवक की ताकत और डर ने एक बार फिर उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। पीछे हटना बेकार है, वह हम में से किसी को भी जाने नहीं देगा। उसे मारकर ही हम जीवित रह सकते हैं। झगड़ा करना। युन झोंगफेंग दहाड़ा। यह आदमी सचमुच मुसीबत खड़ी करने में माहिर है, लेकिन उसने जो कहा वह भी सच है। चूंकि इन लोगों ने लिंग जियाओ से निपटने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें लिंग जियाओ की मौत के परिणाम भुगतने होंगे। आकाश का भयंकर क्रोध। बूम! लिंग जियो की आभा अभी भी बढ़ रही है और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, मानो वह कभी खत्म ही नहीं होगी। युन झोंगफेंग को लगा कि उसका शरीर कांप रहा है। तियानची पर्वत के ताओवादी पुजारी ने भी भौहें सिकुड़ी। उसे मार डालो। युन झोंगफेंग फिर से दहाड़ा। वह जानता था कि उसे लिंग जियाओ की गति को और बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से वह उन सबको मार डालेगा। एकमात्र तरीका कि पहले हमला किया जाए और पहले लिंग जियाओ को मार दिया जाए, अन्यथा सब कुछ खाली है। जैसे ही युन झोंगफेंग ने बोलना समाप्त किया, उसके सहित हजारों योद्धा बाहर निकल आए। ऐसा लगता है कि वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। लिंग जियो की आंखें अभी भी ठंडी थीं। दुश्मनों के समूह का सामना करते हुए उसने अचानक अपने पैर फैला दिए और अपने शरीर को घोड़े की मुद्रा में ले आया। तब उसके मुंह से जोर से चीख निकली। अदृश्य गति शक्तिशाली जानलेवा इरादे लेकर चारों ओर दौड़ पड़ी। हजारों लोग, सैकड़ों लोग सीधे उड़कर आए। वे सभी लिंग जियो के सबसे करीब थे। कुछ लोग तो हवा में उड़ते समय टुकड़ों में बिखर गए। ये बच्चा केवल अपनी गति पर भरोसा करके उन योद्धाओं को मारने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि युन झोंगफेंग उससे डरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अनुचित नहीं है। तियानची पर्वत के विशेषज्ञ ने उपहास किया और फिर सामान्य हो गए,
लेकिन यह अफसोस की बात है, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति वह युवक त्यानची पर्वत पर मेरा दुश्मन बनना चाहता है, इसलिए मैं उसे केवल मार ही सकता हूँ। लिंगजियो का प्रहार चेन राज्य के योद्धाओं को झटका देने के लिए पर्याप्त था। कई लोग दंग रह गए, लेकिन लिंगजियो ने हमला करना बंद नहीं किया। इस समय निश्चित रूप से वह नहीं रुकेगा। अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं बची है। लिंगजियाओ के हाथ से छोटी छोटी तलवारों की रोशनी निकलती रही। तलवार की रोशनी भीड़ में गिर गई, जिससे एक भयानक विस्फोट की आवाज आई। हर तलवार की रोशनी दर्जनों लोगों की जान ले लेगी। हालांकि युन झोंगफेंग के आदेश के तहत चेन राज्य के योद्धा डर के मारे पीछे नहीं हटे। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने लिंगजियाओ की और भी क्रूर हत्याओं को उकसाया। वज्रपात तकनीक, लावा तूफान। युवानलिंग जनजाति में भयानक शक्ति का विस्फोट जारी है, और यह स्थान जिसने कभी तात्विक प्राणियों को जन्म दिया था, राख में बदलने वाला है। लिंगजियो की आंखें भीड़ में युन झोंगफेंग को उदासीनता से देख रही थीं। युन झोंगफेंग अपने आसपास के लोगों से आगे बढ़ने का आग्रह करता रहा, लेकिन वह खुद पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वह लिंगजियो पर छिपकर हमला करने वाला था, लेकिन लिंगजियो को लगा कि वह ज्यादा डरा हुआ था। इस उबाऊ लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। लिंगजियो ने अपने दाहिने पैर के साथ आगे कदम बढ़ाया, और उसका आंकड़ा अचानक एक राक्षसी ड्रैगन प्रेत में बदल गया, जो सैकड़ों लोगों की सुरक्षा में घुस गया और युन झोंगफेंग के सामने प्रकट हुआ। मरो, युन झोंगफेंग, बेवकूफ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? युन झोंगफेंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने लिंगजियाओ है, और पीछे त्यानची पर्वत का योद्धा है, जिसकी आभा भयानक और डरावनी है। उस दिन चशान योद्धा की नज़र उस पर टिकी थी। वह साफ कह रहा था कि अगर उसने एक कदम भी पीछे हटने की हिम्मत की तो उसे मार दिया जाएगा। युन झोंगफेंग को लिंगजियाओ से निपटने में कुछ आत्मविश्वास था, लेकिन त्यानची पर्वत के इस मास्टर का सामना करते हुए युन झोंगफेंग को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए वह केवल लिंगजियो को पागलपन से मार सकता था। उसके हाथ में एक भयानक ऊर्जा का गोला जम गया। दोनों मुठियां पागलों की तरह लिंगजियो की ओर उड़ी। लिंगजियो आकाश में खड़ा था और युन झोंगफेंग को उदासीनता से देख रहा था। उन मुठियों में निहित ऊर्जा ने वास्तव में सैकड़ों चेंगुओ योद्धाओं को मौके पर ही मार डाला, और यह सिर्फ वह ऊर्जा थी जो मुक्त हुई थी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मूल ऊर्जा कितनी भयावह है। हालांकि उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था, एक तिरस्कारपूर्ण उपहास। उसके हाथ के एक झटके से भयावह ऊर्जा आसानी से फैल गई। दयनीय कमीने, आज तुम्हारा अंत है। ऊर्जा की गेंद को दूर फेंकने के बाद लिंगजियो ने एक उंगली से युन झोंगफेंग के गले पर वार किया। उसकी उंगली से तलवार की रोशनी निकली। युन झोंगफेंग का गला छेद दिया गया था, और उसकी आंखें चमक उठी थीं। मुझे बचाओ, ताओवादी पुजारी, मुझे बचाओ। ये युन झोंगफेंग एक योद्धा होने के योग्य था जो येन यान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि उसका गला छेदा गया था, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। उसकी आत्मा वास्तव में मार्शल आत्मा में विलीन हो गई और उस दिन चशान के योद्धाओं से दया की भीख मांगी। बर्बाद करना। त्यानची पर्वत के विशेषज्ञ ने लापरवाही से अपना हाथ हथेली पर रखा, और युवानली उसकी हथेली से फूट पड़ी, जिसने सीधे युन झोंगफेंग की मार्शल भावना को उड़ा दिया। बेचारे युन झोंगफेंग अंततः निराशा की स्थिति में पहुंच गए। एक बार युन झोंगफेंग की मृत्यु हो जाने के बाद चेंगुओ के बाकी योद्धाओं ने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे कांपते हुए वहीं खड़े रहे और भयभीत होकर लिंगजियो को देखने लगे। त्यानची पर्वत के विशेषज्ञों ने भी लिंगजियो को अपनी ठंडी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ देखा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो इतना मजबूत है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र में लिंगजियो उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जब तक आप नरक के 13वें स्तर की साधना के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उसकी नज़र में आप सिर्फ कूड़ा कचरा हैं। तुम त्यानची पर्वत पर ही रहकर अभ्यास क्यों नहीं करते, फिर मृत्यु की तलाश में चेन देश क्यों नहीं चले जाते? लिंगजियो ने उस दिन चशान में मास्टर को देखा और उदासीनता से कहा। इस व्यक्ति ने उसके प्रति पूर्ण शत्रुता प्रदर्शित कर दी थी, इसलिए उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेंगुओ त्यानची पर्वत पर मुझसे सुरक्षा पाने को तैयार है। मैं बस उनका कचरा साफ करने में उनकी मदद करता हूँ। त्यानची पर्वत से आए विशेषज्ञ की आभा अचानक प्रबल हो गई। आसपास का इलाका अचानक हिल गया। जमीन स्वाभाविक रूप से फट गई और अनगिनत पत्थर और मिट्टी आसमान में उड़ने लगी। उस भयावह आभा को देखिए, जो एक तेज हवा का रूप ले रही है तथा अपने आसपास की हर चीज को तेजी से उड़ा रही है। कचरा,
याद रखना, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा है उसका नाम ली जियाउटिन है। जैसे जैसे आंतरिक शक्ति जारी होती जाती है, तियानची पर्वत के स्वामी की आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली और जानलेवा होती जाती है। उसकी ठंडी आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। ली शियातियान, यह एक अच्छा नाम है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक भविष्यवाणी दी है। इस बार जब तुम चेन देश आओगे तो ये तुम्हारे जीवन का अंत होगा। जैसे ही उसने कहा, लिंग जियो का शरीर बदलने लगा और वह जल्दी से रक्त राक्षसी ड्रैगन आत्मा की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। उस क्षण उसकी आभा पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ गई। उसके हाथ में एक रक्त थंडर किंग तलवार भी थी और उसकी पीठ के पीछे एक रक्त लाल तलवार आत्मा प्रकट हुई। सांस फिर से तेज हो गई। क्या? ये दृश्य देखकर ली शियातन की मूल रूप से शांत आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत वास्तव में बढ़ सकती है, लेकिन इस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम अभी भी मेरे लिए कमजोर हो। आश्चर्य की झलक तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में फिर से वही अहंकारी झलक दिखाई देने लगी। पूर्ण शक्ति होने के बावजूद इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। आखिरकार वह तियानची पर्वत का स्वामी है, एक योद्धा जो यिन और यान क्षेत्र में नरक के 13वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। ली शियातन ने जो हथियार इस्तेमाल किया वह भी तलवार थी। एक नश्वर ग्रेड शाही हथियार स्तर की तलवार लिंग जियाओ की रक्त थंडर किंग तलवार के समान स्तर पर है, और उसकी मार्शल आत्मा भी एक तलवार मार्शल आत्मा है। यहाँ तक कि एक योद्धा जो यिन यान क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 13वें स्तर तक पहुंच गया है, उस पर साधारण शाही हथियारों के इस्तेमाल से हमला किया जाएगा। लेकिन अगर वह हथियार आत्मा वाला योद्धा है तो बात अलग है। इसलिए हथियार आत्माओं वाले योद्धाओं को कम मत समझिए। हालांकि वे जानवर आत्मा योद्धाओं की तरह रूपांतरित नहीं हो सकते हैं और उनके पास प्राकृतिक आत्मा योद्धाओं की तरह भयानक और दबंग हमला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हथियारों की अनुकूलन क्षमता के मामले में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। मारना। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए लिंग जियो पीछे नहीं हटा और हिंसक हत्या की आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। रक्त थंडर राजा तलवार पागलपन से बाहर छुरा घोंपा। हम्फ। ली जियाओटियन ने लिंग जियाओ के हमले को तिरस्कार से देखा, बस ठंडी सांस ली और फिर लापरवाही से अपने हाथ में तलवार घुमाई। एक साधारण तलवार की ऊर्जा हवा में से टूटकर सीधे लिंग जियो की रक्त थंडर किंग तलवार से टकराई। उस समय लिंग जियो ने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति रक्त थंडर किंग तलवार के माध्यम से आ रही है और उस पर प्रहार कर रही है। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिरा और एक गहरा गड्ढा बन गया। खड़े हो जाओ, ये छोटा सा हमला तुम्हें नहीं मार सकता। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात हुई। मुझे इस बार अच्छा समय बिताना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ली शियातियान को लोगों को, विशेषकर प्रतिभाशाली लोगों को, यातना देना पसंद था। उनकी नज़र में लिंग जियाओ उनसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए वह उससे और भी अधिक नफरत करने लगा। वह कल तक लिंग जियाओ को जीवित देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। गड्ढा टूट गया और लिंग जियाओ उसमें से कूद गया। उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। शरीर में शक्ति उबल रही थी। पिछले हमले के कारण कोशिकाओं में मौजूद क्षमता वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में रिसकर खेती के समुद्र में प्रवाहित हो गई। उनकी साधना ऊर्जा 20% बढ़कर 40% तक पहुंच गई। हे, तियानची पर्वत के योद्धा तो इतने डरावने नहीं लगते, लिंग जियाओ ने उपहास किया। कठोर बात। शब्दों के गिरने के बाद ली शियातन ने उपहास किया और उसका शरीर अचानक हवा में उड़ गया। लिंग जियो को केवल अपने ऊपर आती ठंड का एहसास हुआ और वह दूसरे पक्ष की छवि भी नहीं देख सका। गति बहुत तेज है। क्या आप कठोर बातें नहीं कर रहे हैं? जब आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि वह दूसरे पक्ष को नहीं देख सकता था, लेकिन लिंग जियाओ दूसरे पक्ष की आभा को महसूस कर सकता था। वह अचानक एक दिशा में मुड़ा और उसी समय उसके हाथ में मौजूद ब्लड थंडर किंग तलवार भयानक जानलेवा इरादे से सीधे ली शियातन के हाथ में मौजूद तलवार पर जा लगी। हालांकि इसे पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया गया था। ये तलवार अभी भी उसके शरीर में घुसी हुई थी, लगभग उसके हृदय तक, और फिर खून के छींटे पड़े। तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी होगी। बोलते समय लिंग जियो का हमला पहले ही शुरू हो चुका था और उसकी तलवार से अचानक एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली जिसने ली जियोतन के पेट को भी छेद दिया और खून निकल आया। जिस क्षण ली शियातन ने उसके शरीर में छेद किया, उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई और यह उसके लिए हमला करने का सही अवसर था। दोनों फिर से अलग हो गए। लिंग जियो ने उसके मुंह में एक रक्त आत्मा की गोली फेंक दी।
इस परिमाण की चोट के लिए स्वाभाविक रूप से जीवन रक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक रक्त आत्मा की गोली को जीवन मार्शल आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। यह कोई घातक चोट नहीं है। लानत है, तुम कूड़े हो, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? ली शियातन बिल्कुल क्रोधित था। तियानची पर्वत के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक नेता के रूप में वह आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने की सबसे अच्छी संभावना वाला व्यक्ति है। संप्रदाय ने उसे एक कार्य सौंपा, और जब तक वह चेन राज्य के शासन को मजबूत करने में चेन शाही परिवार की सहायता कर सकता था, उसे अपवाद के रूप में आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता था। उसने सोचा कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अच्छा अवसर है। उसने सोचा कि उसके लिए कचरा साफ करना आसान होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहली ही लड़ाई में वे घायल हो जाएंगे। उसका क्रोध उसके हृदय में एक भयानक ज्वाला की तरह जल रहा था, उसे पूरी तरह से जला देना चाहता था। वह भयानक दहाड़ के साथ बाहर आया और लिंग जियो पर पागलों की तरह हमला कर दिया। तलवार की रोशनी शून्य में खिलती रही। हर तलवार में लिंग जियाओ को मारने की शक्ति है। हालांकि लिंग जियाओ अपने प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं है, ताई चियाई के प्रभाव से वह अक्सर महत्वपूर्ण क्षण में महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने में सक्षम होता है, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी के हमले को भी रोक सकते हैं। यद्यपि उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन हर चोट के परिणामस्वरूप कोशिका क्षमता में विस्फोट हो जाता था। उनकी साधना समुद्री ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है। साथ ही हर बार जब ली जियातन उसे चोट पहुंचाता तो वह घायल हो जाता। यद्यपि उसकी चोटें अधिक गंभीर होंगी, उसके पास रक्त आत्मा की गोली और जीवन मार्शल स्पिरिट है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास नहीं है। जब तक आप इसी तरह उपभोग करते रहेंगे, आप जीत सकते हैं। युआन पर लौटो। अचानक ली ज़ियाओटियन ने हमला करना बंद कर दिया और दहाड़ने लगा। तभी शरीर पर एक अजीब हरा प्रकाश प्रकट हुआ और फिर मूल घाव तीव्र गति से भरने लगे। क्या ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ का माथा ठनका। मूल रूप से यदि ली ज़ियाओटियन अपनी चोटों को ठीक नहीं कर सकता था, तो ये लंबी लड़ाई निश्चित रूप से उसकी क्षमता होगी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ली शियातियान ईंधन कुशल व्यक्ति नहीं लगता। तियानची पर्वत के स्वामी वास्तव में असाधारण है और उनकी तुलना युन झोंगफेंग जैसे बेकार लोगों से नहीं की जा सकती। क्या आप हैरान हैं? आपको जो आश्चर्य हुआ है वह अभी भी बाकी है। ली शियाओटियन को उपचार मिलने के बाद वह शांत हो गया। वह शून्य में खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। उसके हाथ में तलवार धीरे धीरे कालेपन में बदल गई। तलवार पर एक भयानक मारक आभा खिल उठी। आक्रमण शक्ति बढ़ गई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस ली ज़ियाओटियन को कम आंकता हूँ। चूंकि तियानची पर्वत एक बड़ा संप्रदाय है जो चेन राज्य से श्रेष्ठ है, इसलिए उसे अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। सौभाग्य से, हालांकि उन्होंने ली शियातन को कम आंका था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अपने दुश्मन को कम नहीं आंका। इस युद्ध में वह जो प्रभाव चाहता था वह प्रतिद्वंद्वी को मारना नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति को समझना था। जितना अधिक वह जानता था, उतना ही बेहतर था। साथ ही अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई का उपयोग करें। यद्यपि वर्तमान में खेती में कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन खेती समुद्र की ऊर्जा 60% तक बढ़ गई है। सफलता की दूरी केवल 40% है। करीब आ रहे हैं। उनका मानना था कि चाहे ली शियातन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक उसका साधना स्तर yin yang क्षेत्र और नरक के 12 स्तरों के चरम साधना स्तर को तोड़ सकता है, वह निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत शक्तिशाली, लेकिन बिल्कुल वही जो मैं चाहता हूँ। लिंग जियो ने ब्लड थंडर किंग तलवार को हटा दिया और उसके हाथ में दानव ड्रैगन तलवार, साथ में 9 दानव ड्रैगन पुत्र तलवारें प्रकट हुईं। इस क्षण उसकी आभा पुनः निखर गई। ली शियातन को गहरी चिंता और बेचैनी महसूस हुई। इस आदमी लिंग जियो को हमेशा लगता है कि उसके अंदर अभी भी भयानक क्षमता है और उसे जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। चिंता मत करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और 4 प्रकार की पशु आत्माएं, बैंगनी बिजली बेल, लावा 3 सिर वाला कुत्ता, काला ईगल और 9 सांप एक ही समय में उसके पीछे प्रकट हुए। इसी समय तानाशाह मार्शल आत्मा स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति, दिव्य फीनिक्स की शक्ति और सफेद बाघ की शक्ति जारी करती है। जब ये ताकतें एक साथ इकट्ठी हुईं, तो लिंग जियो की ताकत फिर से बढ़ गई। वह भावना ली शियातन के बेहद करीब लग रही थी। ली ज़ियातन के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। ये बच्चा इतनी भयानक शक्ति कैसे छिपा सकता है?
वह बहुत शक्तिशाली है। तियानची पर्वत के स्वामी, मेरी चाल स्वीकार करें। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि ली जियोतन को झटका लगा है या नहीं। वैसे भी उन्होंने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। यह अभी भी सबसे शक्तिशाली है। सच्चा दानव तलवार की हुई दानव परी तलवार छाया, मार डालो। लिंग जियो के दानव ड्रैगन तलवार से भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी। 10 दानव ड्रैगन तलवारों ने वास्तव में एक ही समय में एक संयुक्त बल का गठन किया और फिर ली जियाओटियन को मार डाला। भयानक दानव परी तलवार छाया इतनी शक्ति के साथ फूटी कि यिनयान क्षेत्र के 13वें स्तर के साधना स्तर वाला योद्धा ली शियातन भी भयभीत हो गया। नहीं, मुझे बचना होगा। ली जियाओटियन लिंग जियाओ के कदम की भयावहता को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि वह भी इसका सीधा सामना नहीं कर सकता, लेकिन इस चाल की गति बहुत तेज थी और इससे बच निकलना व्यवहारिक नहीं था। उसने जमीन की ओर देखा। शेष 500 से अधिक चेंगुओ योद्धा उसकी आंखें बन गए। तुम मेरी मांस ढाल बन सकते हो, ली शियातन ने उपहास किया, अपने हाथ खोले और अचानक चूसा और 500 से अधिक योद्धा सीधे उड़ गए। लिंग जियो की अत्यंत भयानक तलवार के सामने सभी के शरीर की आभा सीधे निकाली गई और अवरुद्ध कर दी गई। बूम बूम, भयानक तलवार की मंशा ने शून्य में एक भयानक मारक तूफान का निर्माण किया। 500 से अधिक चेन देश के योद्धाओं को ली शियातन द्वारा ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया और इस भयानक तलवार की रोशनी में दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तोबा यूनजियांग, लिया और जानवरों के घेरे में मौजूद महिला गार्ड सभी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। अधिक मजबूत, लिंग जियाओ, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। तियानची पर्वत के स्वामी का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या यह अभी भी एक इंसान है? विशेषकर लिया, वह सचमुच बहुत दुखी थी। यदि उसके पिता उसकी बात सुनने और लिंग जियो पर विश्वास करने को तैयार होते तो युवानलिंग कबीले का परिणाम निश्चित रूप से अलग होता। भले ही लिंग जियो तियानची पर्वत के इस स्वामी को हरा न सके, लेकिन वह निश्चित रूप से उनकी रक्षा करने में सक्षम होगा। लिंग जियाओ, बस मेरा इंतजार करो। शाही गुप्त क्षेत्र में युवानलिंग जनजाति के खंडहरों के ऊपर भयानक दहाड़ें सुनाई दी। यद्यपि उसने बहुत सारी मानव ढालों का उपयोग किया था, फिर भी ली शियातन का एक हाथ अभी भी अक्षम था। जब वह क्रोध से भर गया और बदला लेना चाहा, तो उसने पाया कि लिंग जियो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। अभी जो झटका लगा वह एक हमला था जिसमें उसने विस्फोट करने के लिए अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने शुरू में मारने और भागने की योजना बनाई थी। वैसे भी हमले के बाद वह असहाय था। यह अफसोस की बात है कि इस प्रहार से ली शियातन का केवल एक हाथ ही अक्षम हो पाया। उस आदमी की मूल स्थान पर वापसी तकनीक ठीक होने में सक्षम होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने तथाकथित गुयुवान के बारे में भी सुना था। यह एक बहुत ही चतुर गुप्त तकनीक थी जो आंतरिक ऊर्जा को जीवन शक्ति के साथ बदल सकती थी। दूसरे शब्दों में, चोटों से उबरने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। चोट जितनी गंभीर होगी, उतनी ही अधिक आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी। आप आंतरिक ऊर्जा के बदले अपनी जीवन शक्ति का भी उपभोग कर सकते हैं। यद्यपि यह गुप्त तकनीक जीवन पुनर्प्राप्ति जितनी असामान्य नहीं है, लेकिन अच्छी बात कि इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। लिंग जियो को लगा कि अगर उसके पास समय है तो उसे यह चीज जरूर लेनी चाहिए। यदि अमृत का भंडार न हो तो भी यह काम आ सकता है। इस समय वह पहले से ही हुआंगजी गुप्त क्षेत्र से बाहर था। ब्रह्म संरचना को तोड़ने के बाद यह शाही गुप्त क्षेत्र उसका अपना पिछवाड़ा बन गया और वह इसे अपनी इच्छानुसार छोड़ सकता था। हुआंगजी गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद वह फिर से 8 अमर काउंटी शहर में चला गया। उसकी गति से आने जाने में केवल आधा घंटा लगेगा। ली और उसकी महिला गार्ड को वहीं छोड़ दिया गया, जबकि तोबा यूनजियांग ने लिंग जियाओ का पीछा करने पर जोर दिया। उसकी साधना का स्तर कमजोर नहीं है। लावा शेर में बदल जाने के बाद उसकी युद्ध शक्ति एक राक्षस जानवर के बराबर है जो यिन और यान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के शिखर में बदल गया है। यह जियाओ जिन से थोड़ा ही कमजोर है। चूंकि उसने लिंग जियो की मदद करने पर जोर दिया था, इसलिए लिंग जियो विनम्र नहीं था। लेईदू लौटने के बाद वह निश्चित रूप से कई दुश्मनों का सामना करेगा और 7वें राजकुमार चेन कैंगमान के पास उसके आसपास कई स्वामी नहीं हैं। एक और व्यक्ति का मतलब है अधिक सहायता। लेईदू लौटने से पहले लिंग जियाओ ने एक मध्यम आयु वर्ग के योद्धा के रूप में अपना परिवर्तन पुनः प्राप्त किया और 7वें राजकुमार चेन कैंगमांग और उसके दल को ढूंढ निकाला। चेन कैंगमांग इसे बर्दाश्त करने में सक्षम था।
इस अवधि के दौरान वह वास्तव में दिखाई नहीं दिया और हमेशा जियो जिन के संरक्षण में अंधेरे में छिपा रहा। सज्जनों, लिंग जियो को वापस आते देख चेन कैंगमान बहुत खुश हुआ। वह लिंग जियो के शरीर पर एक परिचित आभा महसूस कर सकता था, लेकिन वह अनुमान नहीं लगा सका कि यह कौन था। लिंग जियाओ ने भी उसे नहीं बताया, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। अब तुम लेईदू लौट सकते हो। मैं तुम्हें राजा चेन के सिंहासन पर चढ़ने में मदद करूंगा, लेकिन मुझसे किया अपना वादा मत भूलना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे दोष मत देना। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत कीजिए सर, यदि आप लोगों से अपने बेटे की तरह प्यार कर सकते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पति वर्तमान शाही परिवार की तरह मूर्ख और अक्षम हैं, तो मैं चेन कैंगमांग आपके पति के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। चेन कैंगमांग ने कहा कि वह न तो विनम्र है और न ही अभिमानी। बहुत बढ़िया, चलो चलें। चूंकि उन दोनों का उद्देश्य एक ही था, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ 1 दर्जन लोगों वाली टीम फिर से राजा चेन की राजधानी की ओर चल पड़ी। ये पिछली बदला लेने वाली कार्रवाई से अलग है। इस बार लिंग जियाओ पिछली बार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका उद्देश्य चेन शाही परिवार को नष्ट करना और अपने दिव्य साम्राज्य की शक्ति को पूरे चेन साम्राज्य तक फैलाना था। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि राजा चेन के शाही परिवार के हाथों में यू शेन की शेष आत्मा होनी चाहिए, जिसे उसे प्राप्त करना होगा। घेराबंदी से बचने और भगवान यू की शेष आत्मा को जब्त करने का मौका खोने से बचने के लिए लिंग जियो ने खुद को छिपाने और चेन कैंगमान का पीछा करते हुए लेईदू में जाने का फैसला किया। इस मामले में यदि आप कई काम करते हैं तो आपके पास संदेह न किए जाने का कारण होगा। चेन कैंगमांग अपनी मां का बदला लेना चाहता है, मां की मृत्यु के कारण की जांच करना। वह लिंग परिवार के लिए उस समय दिए गए फैसले को भी पलटना चाहता है। सिंहासन के लिए और अधिक लड़ाई, और ये दूसरों के साथ दुश्मनी पैदा करेंगे। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से इन कारणों से वह कर सकता है जो वह करना चाहता है। जिस क्षण चेन कैंगमांग और उनकी पार्टी ने लेदू में कदम रखा, वे पहले से ही विभिन्न ताकतों के निशाने पर थे। कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चेन कैंगमांग मरा नहीं था, लेकिन इस समय चेन कैंगमांग पहले ही लेईदू और शाही शहर में प्रवेश कर चुका था। उसे लापरवाही से मारना यथार्थवादी नहीं हो सकता था, विशेषकर दिन के उजाले में। अपनी गरिमा की खातिर राजपरिवार किसी राजकुमार को सड़क पर यूं ही मरने नहीं देगा। इसके अलावा लिंग जियाओ ने अतीत में महान योद्धाओं का नरसंहार किया था। लेईदू की रक्षा अब उस समय की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। लेकिन फिर भी चेन कैंगमांग अधिक समय तक वहां नहीं रुका और सीधे अपने घर लौट गया। महाराज, आप वापस आ गए हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। जैसे ही समूह महल के द्वार पर पहुंचा, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकलते देखा, जो झुका हुआ था और उसके हाथ में झाड़ू थी, जो सफाई कर रहा था। अन्य लोग शायद इस बूढ़े आदमी पर दूसरी नजर न डालें, लेकिन लिंग जियो ने तुरंत देखा कि यह बूढ़ा आदमी कितना अच्छा था। वह एक योद्धा निकला जो येन यांग दायरे में नरक के 12 स्तरों के शिखर तक पहुंच गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह शाही राजधानी वास्तव में एक छिपा हुआ बाघ, छिपा हुआ अजगर है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। ऐसा लगता है कि उस समय इन असली महारथियों ने मुझे नीची नज़र से देखा, जिससे मुझे एक अवसर मिला। लिंग जियाओ ने बूढ़े आदमी की तरफ सिर्फ एक नज़र डाली और देखना बंद कर दिया। उसने अपनी आभा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। आह, यह अंकल फू है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद बाकी सभी ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आप अकेले हैं जो अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। चेन कैंगमांग बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ और अचानक उसे सुरक्षा की भावना महसूस हुई। अन्य लोग यह नहीं जानते थे, लेकिन चेन कैंगमांग अच्छी तरह से जानता था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। जब वह बहुत छोटा था तो उसकी रक्षा का जिम्मा उसी पर था। बाद में उसे सीमा की रखवाली के लिए भेज दिया गया और यह बूढ़ा आदमी हमेशा उसके घर की रखवाली भी करता था। बूढ़े गुलाम को एक बार राजकुमारी ने बचाया था। उसने तुम्हें बूढ़े गुलाम की देखभाल में सौंप दिया। स्वाभाविक रूप से मैं ढिलाई नहीं बरत सकता, अंकल फू ने झुके हुए शरीर से कहा। तुरंत उसकी नज़र लिंग जियो पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह बाकी सभी को जानता था, लेकिन लिंग जियो का चेहरा बहुत अपरिचित था। ओह अंकल फू, चिंता मत करो, ये तुओबा लिंग है। इसने थंडर सिटी के बाहर मेरी जान बचाई थी। चेन कैंगमांग ने जल्दी से समझाया। मैं समझ गया,
हीरो तोबा कहाँ से है? अंकल फू ने लिंगजियो को घूर कर पूछा। चेन कैंगमैन को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अंकल फू के शब्दों का साफ मतलब था कि उन्हें लिंगजियो की पहचान पर शक था। बूढ़े साहब, आपको एक बात समझनी होगी। मैं चेन कैंगमैन का अधीनस्थ नहीं हूँ। मेरा उसके साथ सिर्फ एक सौदा है। मुझे अपने बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लिंग जियाओ ने अपनी पलकें उठाईं, इस बूढ़े आदमी से गहरी सतर्कता महसूस करते हुए। यद्यपि ऐसा लगता था कि बूढ़े व्यक्ति का चेन कैंगमैन के साथ बहुत अच्छा संबंध था, फिर भी उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरे पक्ष का रवैया अच्छा नहीं है, इसलिए उसका रवैया भी अच्छा नहीं होगा। चाचा फो, भाई तोबा, आप सभी मेरे उपकारकर्ता हैं, क्या आप मुझे कुछ सम्मान देंगे? चेन कैंगमैन बीच में फंस गया था और उसके लिए व्यवहार करना थोड़ा मुश्किल था। वह नहीं चाहता था कि जिन दो लोगों पर वह भरोसा करता था वे दुश्मन बन जाएं। हाँ प्रभु, आप बहुत गंभीर हैं। मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूँ। चाचा फू हंसे। लिंग जियाओ का रवैया इतना अच्छा नहीं था। उसने अंकल फू को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मुझे फिर से कहना चाहिए कि चेन कैंगमैन के साथ मेरा एक सौदा है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंकल फू की आंखों में निर्दयी भाव चमक उठा। चेन कैंगमैन बहुत उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंगजियो का क्या मतलब है। सौभाग्य से चाचा फू ने इस समय कुछ और नहीं कहा। सभी लोग महल में प्रवेश कर हवेली में आ गए। चेन कैंगमैन ने उत्सुकता से अंकल फू को देखा और कहा, अंकल फू, आप कई वर्षों से लेइदू में हैं। हाल ही में राजधानी में क्या हुआ? ये प्रश्न वास्तव में वही था जो लिंगजियो जानना चाहता था। वह लगभग 2 महीने तक लेइदू से दूर रहा था। इन 2 महीनों के दौरान उसे लेइदू में क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ड्रैगन दूत जो मूल रूप से लेइदू में गुप्त रूप से थे, उन्हें मूल रूप से गद्दार यू झोंगफेंग द्वारा धोखा दिया गया था। कुछ मारे गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कहा जा सकता है कि पूरी सेना नष्ट हो गई। यही कारण है कि दानव ड्रैगन पंथ को दानव ड्रैगन शहर पर कब्जा करने से पहले कोई खबर नहीं मिली। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि 3 शीर्ष स्वामी त्यानची पर्वत पर आए और 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग विशेष प्रशिक्षण के लिए त्यानची पर्वत गए हैं, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। दूसरा ये कि बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान वापस आ गया है। वह मरा नहीं है और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ रहने वाली महिला गायब है। तीसरा कि थंडर सम्राट ने सम्राट की निषिद्ध भूमि में कदम रखा, जहां केवल पिछले राजवंशों में चेन साम्राज्य के राजा ही प्रवेश करने के योग्य हैं। प्रवेश करने से पहले उन्होंने सिंहासन को 14वें राजकुमार को सौंप दिया। चौथा कि हुआंगजी गुप्त क्षेत्र की अछूत भूमि के स्वामियों का वध कर दिया गया और यहां तक कि मजबूत वो लाओ को भी मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह लिंगजियो था जिसने ये किया था। इन चारों चीजों में से प्रत्येक धरती को हिला देने वाली है। हालांकि लिंगजियाओ पहले 3 चीजों के बारे में अधिक चिंतित है, जबकि चेन कैंगमैन अंतिम चीज के बारे में अधिक चिंतित है। चेन कैंगक्सियोंग विशेष प्रशिक्षण के लिए त्यानची पर्वत पर गया। त्यानची पर्वत की क्षमता के साथ ऐसा लग रहा था कि चेन कैंगक्सियोंग के लिए, जो पहले से ही यिनयान क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 12वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था, उसे तोड़ना मुश्किल नहीं था। हो सकता है कि उसे अधिक भयंकर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े। यद्यपि थंडर सम्राट के लिए सम्राट की निषिद्ध भूमि में प्रवेश करना जीवन या मरण की स्थिति थी, एक बार जब वह बाहर आ गया तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। ये देखा जा सकता है कि यह सब उसके द्वारा, लिंगजियो के द्वारा, जल्दबाजी में किया गया था। अन्यथा थंडर सम्राट के चरित्र के साथ ऐसा खतरनाक जोखिम लेना बिल्कुल असंभव होगा। लिंगजियो को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान जीवित लौट आया। उस समय बक्सियन काउंटी शहर में लिंग जियाओ ने बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान को मार डाला था। चेन कैंगलान के शरीर को होंग मिनर ने ले लिया था, लेकिन अब होंग मिनर चला गया है, लेकिन चेन कैंगलान वापस आ गया है। इस बीच क्या हुआ? कोई बात नहीं। चेन कैंगलान, जिसने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है, शायद लिंगजियो को जाने नहीं देगा। इस मामले में आइए पहले हमला करें। आइए देखें कि पुनर्जीवित चेन कैंगलान के साथ क्या हुआ। चेन कैंगमैन, जो एक तरफ खड़ा था, इस समय लिंगजियो के बारे में सोच रहा था। लिंग जियाओ हो लाओ को मारने में सक्षम था और ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसा है।
दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे थे कि अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। आदेश आ गया है। आवाज तीखी और ऊंची थी और ऐसा लग रहा था कि महल में बैठा कोई खोजी ही यह फरमान सुना रहा होगा। लेकिन अब चेन कैंगजियोंग और लेई दी राजधानी में नहीं थे, तो फरमान कौन सुना रहा था? यद्यपि हवेली में सभी को संदेह था, फिर भी वे उसका स्वागत करने के लिए बाहर गए। राजकुमार झान, कृपया आदेश स्वीकार करें। ये 3 पूर्वजों द्वारा पारित आदेश है। हिजड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस आदेश को स्वीकार करता हूँ। चेन कैंगमांग और अन्य लोग जमीन पर घुटने टेक दिए, लेकिन लिंगजियो अभी भी वहीं खड़ा था। उसके लिए चेन साम्राज्य के शाही परिवार के लोगों के सामने झुकना संभव नहीं था। लेकिन खोजे को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने फरमान पढ़ना समाप्त कर दिया। वास्तव में इसका उद्देश्य चेन कैंगमान को महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए शीघ्रता से महल में जाने देना था। वास्तव में वह क्या था, उन्होंने नहीं बताया। फिर उसने चेन कैंगमान के हाथ में वह फरमान थमा दिया और चला गया। मुझे डर है कि यह अच्छी बात नहीं है। लिंगजियो ने उस हिजड़े की ओर देखा जिसने यह आदेश दिया था और चला गया, और हल्की से कहा, उसने मुझे वहां खड़ा देखा, लेकिन उसने मुझे डांटा नहीं। ये स्पष्ट है कि वह जल्द से जल्द आदेश पारित करके चले जाना चाहता था। या फिर उसने सोचा कि हम मर चुके हैं। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? चेन कैंगमांग ने पूछा। बेशक मैं गया था, सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं। भले ही यह महल ड्रैगन और बाघों का अड्डा हो, मुझे वहां जाना ही होगा। कम से कम ये समझ में आता है। यदि आप नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरों को आपको मारने का कारण मिल जाएगा। लिंगजियो ने इतना कहा। एक ओर वह वास्तव में चेन कैंगमान की मदद करना चाहता था, और दूसरी ओर वह वास्तव में चेन राज्य के महल में एक नज़र डालने के लिए जाना चाहता था। यदि मौका मिले तो मुर्गा देवता की बची हुई आत्मा को प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी इसका स्थान पता कर लेना ठीक है। ठीक है, अंकल फो, भाई तोबा, आप दोनों मेरे पीछे महल तक आइए। चेन कैंगमांग अब कई लोगों पर भरोसा करता है, लेकिन एकमात्र स्वामी जो वास्तव में दिखावा कर सकते हैं वे हैं लिंग जियाओ और अंकल फो। यदि बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो जब वास्तव में संकट आएगा तो संभवतः वह आत्महत्या ही होगी, तथा उसका कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। महल में जाने से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सभा एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगी जिसने चेन राज्य की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ तक कि तियानची पर्वत के योद्धा, जिन्होंने पर्दे के पीछे से चेन राज्य के 3 बुजुर्गों को नियंत्रित किया और चेन राज्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो एक होंगमिन भोज के परिणाम को पूरी तरह से बदल देगा। जब लिंगजियाओ, चेन कैंगमांग और फूबो महल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। महल के अंदर सिंहासन पर चेन कैंगक्सियोंग या थंडर सम्राट नहीं, बल्कि बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान बैठे थे। चेन कैंगलान थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से खत्म हो गई थी, एक निर्दयी और उदासीन आभा प्रकट कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह नष्ट हो गई है, जीवन की कोई चमक नहीं है। लेकिन कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके शरीर में एक हताश और डरावनी आभा थी। चेन कैंगलान के दोनों ओर चेन राज्य के शेष 3 बुजुर्ग बैठे थे, कैंग लाओ, जियान लाओ और फैंग लाओ। और तियानची पर्वत से 3 स्वामी। लिंग जियाओ अन्य 2 को नहीं जानता था, लेकिन वह ली जियाओटियन को जानता था। ये ली शियातन तीनों में सबसे मजबूत लग रहा था। इस तरह लिंगजियो को राहत मिली। यदि अन्य 2 ली शियातन से अधिक मजबूत हैं, तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। नीचे सभी राजकुमार बैठे थे, सिवाय उन राजकुमारों के जो पहले ही मर चुके थे। साथ ही चेन कैंगजियोनग और चेन कैंगलान भी बैठे थे। जब उन्होंने चेन कैंगलान को देखा तो वे सभी कांपने लगे और डर गए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अपने रक्षक और स्वामी थे, लेकिन चेन कैंगलान की भयानक आभा के दबाव में कोई भी अपना सिर नहीं उठा सकता था। 7वें भाई, आप यहाँ हैं, जल्दी से बैठ जाइए। चेन कैंगलान ने जब चेन कैंगमान को देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराया। दूसरे भाई, क्या तुम सचमुच मरे नहीं हो? चेन कैंगमान महसूस कर सकता था कि हालांकि राजा जिक्सियन की आभा थोड़ी अजीब थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वास्तव में उसका दूसरा भाई था। मैं भाग्यशाली हूँ और मरूंगा नहीं। ठीक है, चूंकि तुम यहाँ हो, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा समर्थन करो और चेन राज्य के राजा बनो। बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब उन्होंने ये सुना तो सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे।
ये देखा जा सकता है कि चेन राज्य के 3 बुजुर्गों और तियानची पर्वत के 3 स्वामियों को बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान ने वश में कर लिया है। शेष राजकुमारों में से केवल चौथे राजकुमार और 7वें राजकुमार चेन कैंगमान ही नाखुश दिखे। बाकी लोग सीधे बीच में चले गए, चेन कैंगलान के सामने घुटने टेक दिए और अपनी अधीनता घोषित कर दी। चौथे भाई, 7वें भाई, क्या आप मुझ दूसरे भाई का समर्थन नहीं करना चाहते? चेन कैंगलान का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। दूसरे भाई, यह अच्छी बात है कि आप मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए हैं, लेकिन मेरे पिता ने शाही निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले 14वें भाई को सिंहासन सौंप दिया था। मुझे डर है कि आपके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। चौथा राजकुमार भी योद्धा है। वह दरबारी राजनीति को नहीं समझता और किसी खास राजकुमार का पक्ष नहीं लेता। वह केवल थंडर सम्राट की बातें सुनता है। थंडर सम्राट ने सिंहासन चेन कैंगक्सियोंग को सौंप दिया और उन्होंने केवल चेन कैंगक्सियोंग को ही राजा के रूप में मान्यता दी। हुन्फ, चेन कैंगजियोंग में क्या गुण है? अतीत में वह मुझसे ज्यादा मजबूत था। चाहे देश पर शासन करना हो या रणनीति बनाना हो, वह मुझसे उतना अच्छा नहीं है। अब मेरी ताकत उससे कहीं अधिक हो गई है, तो उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? चेन कैंगलान ने ठंडी सांस ली। मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मेरे पिता ने जो कहा वह शाही फरमान है और मुझे सुनना ही होगा। आपके लिए इस तरह से सिंहासन पर कब्जा करना वैध नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हारी ताकत 14वें भाई से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मजाक है। मेरे बगल में जो है वह थंडर गार्ड का सेनापति यान लियांग है। उसकी साधना ज्यादा नहीं है। वह यिन यान क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 12वें स्तर का शिखर मात्र है। यदि आप उसे हरा सकते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। चौथे राजकुमार ने उपहास किया। उनके विचार में भले ही बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान ने अधिक प्रयास किया हो, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर आने में केवल कुछ महीने ही लगे हैं। क्या उसकी साधना अभी भी तेजी से प्रगति कर सकती है? वह चाहता था कि यान लियांग राजा ज़ीक्सियन को सबके सामने हरा दे, ताकि राजा ज़ीक्सियन को राजा का सिंहासन मांगने का मुंह न देखना पड़े। तुमने कहा था, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो अपने दूसरे भाई को तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए दोष मत दोगे। चेन कैंगलान की आंखें, जो पसंद और नापसंद से भरी थीं, अचानक एक अजीब रोशनी से चमक उठी। मनुष्य का वचन सोने के समान मूल्यवान है। ऐसा लगता है कि चौथे राजकुमार को जनरल यान लियांग पर बहुत भरोसा है, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता। महाराज राजा ज़िक्सियन, मुझे क्षमा करें। यान लियांग अपनी सीट से उठकर अपने घोड़े पर मजबूती से खड़ा हो गया और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। लिंग जियो की राय में यह आदमी युन झुंगफेंग से भी ज्यादा ताकतवर है। मारना। एक दहाड़ के साथ यान लियांग आगे बढ़ा। हालांकि जब वह राजा ज़िक्सियन से 10 मीटर से अधिक दूर था तो वह अचानक जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। किसी को नहीं पता था कि चेन कैंगलान ने ये कदम कैसे उठाया, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। आत्मा तकनीक। ये वास्तव में एक आत्मा गुप्त तकनीक है। क्या इस आदमी को हॉन्ग मिनर से कुछ मिला होगा? या वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वह हमेशा राजा ज़िक्सियन से हॉन्ग मिनर की सांस महसूस कर सकता था। शुरुआत में लड़की ने राजा ज़िक्सियन के शरीर को दूर ले जाने के लिए लिंग जियो का वार झेला। राजा ज़िक्सियन को पुनरुत्थान के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? चौथे राजकुमार ने भयभीत होकर बेहोश यान लियांग को देखा। वह अपने अधीन सबसे साहसी सेनापति था और वह इस तरह पराजित हो गया। उसे तो ये भी पता नहीं था कि क्या हुआ। चौथे भाई, अब आप कैसे हैं? चेन कैंगलान ने चौथे राजकुमार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हार स्वीकार करने को तैयार हूँ। चूंकि यान लियांग आपसे हार गया, इसलिए मैं अपने 14वें भाई से केवल खेद ही व्यक्त कर सकता हूँ। आप राजा बनना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चौथे राजकुमार ने आह भरी, अपनी सीट पर वापस बैठ गया और वहीं पीना शुरू कर दिया। राजा ज़िक्सियन ने उसे तब तक नजरअंदाज किया जब तक उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर राजा ज़िक्सियन ने चेन कैंगमान को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है, ओल्ड सेवन? क्या तुम भी 14वें भाई का समर्थन करते हो? नहीं, यद्यपि आप एक महान रणनीतिकार हैं, फिर भी आप बहुत उदास हैं और राजा बनने के लिए अयोग्य हैं। आप मेरे पिता की तरह हैं। जहाँ तक 14वें भाई की बात है, वह देश पर शासन करने के बारे में क्या जानता है? वह तो बस एक जल्लाद है जिसे हत्या करना पसंद है। तो आप दोनों में से कोई भी योग्य नहीं है। चेन साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला मैं ही होना चाहिए। चेन कैंगमान।
चेन कैंगमान भी थोड़ा डर गया जब उसने यान लियान का रूप देखा। अब वह केवल बाहर मौजूद वॉर ईगल आर्मी, लिंग जियो जो खुद को तोबा लिंग कहता है और अंकल फू पर ही भरोसा कर सकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा हॉल शांत हो गया। पफ, हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता कि यह किसने शुरू किया, और सभी लोग हंसने लगे। मेरा मजाक मत उड़ाओ, ओल्ड सेवन। तुम सिर्फ एक राजकुमार हो और तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं हो। ये सही है, ओल्ड सेवन। आप 14वें भाई जितने ताकतवर नहीं हैं और आप दूसरे भाई जितने रणनीतिक भी नहीं हैं। आपका कारण क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ। चेन कैंगमान ने न तो चापलूसी से और न ही अहंकार से कहा। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता था। उन्हें शाही परिवार की अंदरूनी लड़ाई और लोगों का विस्थापन देखने की आदत थी। उन्हें वाकई उम्मीद थी कि ये देश शांत हो जाएगा और बदल जाएगा। अब इतने निर्दयी और कृतघ्न मत बनो। ठीक है, ओल्ड सेवन, मजाक करना बंद करो। अगर तुम मेरा, अपने दूसरे भाई का समर्थन नहीं करते तो कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम इसका विरोध नहीं करोगे। जिक्सियन वांग चेन कैंगलान को लगा कि चेन कैंगमान के शब्द एक मजाक थे। दूसरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी ताकत से तीनों बड़ों को परास्त कर सकते हैं और आप त्यानची पर्वत के 3 स्वामियों को भी हरा सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि मैं। 7वें राजकुमार चेन कैंगमान ने सही कहा, लेकिन वह चेन कैंगलान की भयानक ताकत के सामने पीछे नहीं हटे। जब भी वह हार मानना चाहता था, उसके हृदय में एक प्रबल शक्ति होती थी जो उसे बोलते रहने में सहायता करती थी। वह नहीं जानता था कि यह शक्ति कहाँ से आई, लेकिन इससे उसे राहत महसूस हुई। सिर्फ तुम। चेन कैंगलान थोड़ा नाराज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 7वां बच्चा इतना अज्ञानी होगा। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि मैं भी। लिंग जियाओ चेन कैंगमान के सामने खड़ा था। उसने चेन कैंगमान की भयानक और जानलेवा आभा को रोक दिया। आप कौन हैं? चेन कैंगलान ने भौहें सिकुड़ी। वह व्यक्ति जो बुद्धिमान राजा की सहायता करता है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, यह आदमी 12 नरकों के यिन यान क्षेत्र के अंतिम चरण तक ही पहुंचा है। वह बहुत घमंडी है। महाराज जिक्सियन, वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम तीनों बूढ़े लोगों में से कोई भी उसे आसानी से मार सकता है। फैंग लाओ ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा। मैंने सोचा था कि यह पार्टी आसानी से खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बेवकूफ़ अचानक आ जाएगा। 12 नरक के बाद के चरणों के बारे में क्या? ये तुम्हें एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो ने अपने हाथ पीछे कर लिए, फैंग लाओ को आधी मुस्कान के साथ देखा और सख्ती से चिल्लाया, बूढ़े आदमी, तुम पांचों सरकार को नियंत्रित कर रहे हो, देश में परेशानी पैदा कर रहे हो, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हो और झोगलियान को फंसा रहे हो। आज तो तुमने इन विद्रोही अधिकारियों और देशद्रोहियों से भी सांठ-गांठ कर ली है। मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ। तो बा लिंग, तुम पागल हो। जब अंकल फू ने लिंग जियो की टिप्पणी सुनी तो वह डर से पीला पड़ गया। हालांकि चेन कैंगमान थोड़ा उलझन में था, उसने उसे रोका नहीं। लिंग जियो ने जो कहा वह वास्तव में वही था जो वह कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं, तोबा लिंग, साधना में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुम बूढ़े कुत्तों को मारना ही काफी है। लिंग जियाओ चेन कैंगमान के सामने खड़ा था और उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उस क्षण पूरे हॉल की हवा मानो जम सी गई। माहौल अत्यंत गंभीर हो गया। चाचा फू का चेहरा डर से बदल गया और उन्होंने लिंग जियो को डांटा, लेकिन चेन कैंगमान ने उसे रोक दिया। तो बा लिंग का मतलब वही है जो मेरा मतलब है। अंकल फू, बस एक तरफ खड़े रहो। चेन कैंगमान को नहीं पता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था, लेकिन किसी कारण से उसे इस मध्यम आयु वर्ग के योद्धा पर एक विशेष प्रकार का भरोसा था जो अजीब दिखता था लेकिन परिचित था। बेशक वह जुआ भी खेल रहा था। सिंहासन को राजा जिक्सियन चेन कैंगलान के हाथों में पड़ने देने के बजाय स्पष्ट आकाश के लिए लड़ना बेहतर है। चेन कैंगलान की तरफ से सभी के हाव भाव बहुत ही भद्दे थे। सतह से देखने पर लिंग जियाओ का साधना स्तर यिन यान क्षेत्र और 12 नरकों के अंतिम चरण में संक्रमण से अधिक कुछ नहीं है। वस्तुतः ये बात भी सत्य है। इस तरह की साधना इतनी प्रचलित है कि चेन साम्राज्य के 3 बुजुर्गों में से कोई भी उसे आसानी से मार सकता है। इस मामले में मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। महल में इतना अनियंत्रित होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग लाओ खड़ा हुआ और अपनी तीक्ष्ण धार दिखाई। भयानक जानलेवा इरादे लिंग जियो और उन तीनों के पास पहुंचे।
चाचा फू को लगा कि उनका शरीर थोड़ा कांप रहा है, लेकिन चेन कैंगमांग ने पाया कि उनके सामने एक दीवार आ गई है जिसने भयानक जानलेवा आभा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। वह वहीं खड़ा रहा, उसे जरा सा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। फैंग लाओ, तुम बूढ़े कुत्ते अब और मदद नहीं कर सकते। चेन कैंगलान और चेन कैंगमांग दोनों चेन साम्राज्य के राजकुमार हैं, लेकिन आप एक को दूसरे पर तरजीह देते हैं क्योंकि आप चेन कैंगलान की ताकत से डरते हैं। आज मैं, तुओबा लिंग, तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या शक्तिशाली है। लिंग जियो ने बिना किसी डर के सीधे फैंग लाओ को देखा। वह मूल रूप से बदला लेने, राजा चेन के शाही परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने और यूशेन की शेष आत्मा को प्राप्त करने के लिए लीदू आया था। चून की 7वें राजकुमार चेन कैंगमान को चेन साम्राज्य के 3 बुजुर्गों को मारने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। बच्चे, अगर तुम वो व्यक्ति नहीं होते जिसे जियोक्यू ने आमंत्रित किया था, तो मैं तुम्हें अभी मार देती। फैंग लाओ ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी कम उम्र में मैं ये भी नहीं जानता कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। चूंकि आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो शर्त क्यों नहीं लगाते? आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने शांति से फैंग लाओ को देखा और पूछा। वास्तव में, भले ही फैंग लाओ ने यह अनुरोध नहीं किया हो, फिर भी वह इसे करेगा। दूसरे पक्ष को अब यह मुद्दा उठाने देना उनकी योजना के लिए अधिक अनुकूल होगा। सरल, फैंग लाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति किए गए अनादर को माफ कर दूंगा। यदि आप हार जाते हैं, तो जियाओकी को राजा जिक्सियन के सिंहासन पर चढ़ने का समर्थन करना होगा। कैसे? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फैंग लाओ को देखा और कहा, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम केवल दूसरों के पीठ पीछे उनके खिलाफ साजिश करना जानते हो और परवाह नहीं करते कि लोग जीते हैं या मरते हैं, इसलिए 7वें राजकुमार के साथ तुलना करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? क्या आप मेरे अनादर के पाप के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं? ये सचमुच हास्यास्पद है। क्या आपके पास योग्यता है? फैंग लाओ के जवाब का इंतजार किए बिना लिंग जियो ने आगे कहा, इसके अलावा क्या राजा के इस पद का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए किया जा सकता है? ये दुनिया के लोगों के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। आप दुनिया के लोगों को चींटियों की तरह समझ सकते हैं, लेकिन 7वें राजकुमार को नहीं। बेशक, ये शब्द सिर्फ लिंग जियाओ का बहाना है। वह अभी तक उस महान स्तर तक नहीं पहुंचा है। वह तो बस अपनी शर्त लगाना चाहता था। अगर मिस्टर फैंग सचमुच शर्त लगाना चाहते हैं, तो अपनी और मेरी जान की शर्त लगाएं। इस लड़ाई को प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन और मृत्यु की लड़ाई माना जा सकता है। चाहे कोई भी किसी को भी मारे, लेकिन बाद में उसे दूसरे पक्ष को परेशानी नहीं पहुंचानी चाहिए। लिंग जियो ने अचानक एक गोल क्रिस्टल बॉल फेंकी और फिर उसे मोह की आत्मा से लपेट दिया। चेन देश में हर कोई यहाँ होने वाली हर घटना को देख सकता है। यदि आप सहमत होने के बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो संभवतः आपको इसके परिणाम पता चल जाएंगे, मिस्टर फैंग। लिंग जियो ने क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक जादुई हथियार है जो हर किसी के दिल में छवि को गहराई तक पहुंचा सकता है। यद्यपि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, लेकिन आज के लिए यह पर्याप्त है। लिंग जियो के शब्द न केवल अत्यंत दबंग थे, बल्कि हत्या के इरादे से भी भरे हुए थे। इस बार इससे उनका दृढ़ संकल्प भी उजागर हुआ। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो, बूढ़े आदमी? लिंग जियो ने अभी भी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपनी भौहों के बीच कुछ हद तक उपहासात्मक मुस्कान के साथ फैंग लाओ को उदासीनता से देखा। उसके शब्द सबके दिलों पर बिजली की तरह गिरे। लगभग उसी समय चेन राज्य के सभी लोगों को एक ही संकेत प्राप्त हुआ। जब तक आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप इस हॉल में हो रही हर चीज को देख सकते हैं। यह आदमी कौन है? आप इतने अहंकारी और दबंग कैसे हो सकते हैं? क्या सचमुच उसके पास चेन बुओ के फैंग लाओ के साथ जीवन मरण की शर्त लगाने का आत्मविश्वास है? हालांकि वे नहीं जानते थे कि चेन साम्राज्य के 5 बुजुर्गों में से 2 पहले ही लिंग जियो के कारण मर चुके थे। शेष 3 उस बूढ़े को छोड़कर जो पहले स्थान पर था। लिंग जियाओ को बाकी 2 की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फैंग लाओ हुओ लाओ से सिर्फ थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। लिंग जियाओ की मौजूदा ताकत हुओ लाओ को मारने के समय से ज्यादा है। उसे मारना बहुत आसान है। जहां तक जियान लाओ का सवाल है, वह अधिक मजबूत हैं। लेकिन लिंग जियो को भरोसा है कि वह युद्ध में अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। और यदि आप सुधार नहीं भी करते हैं, तो भी जियान लाओ को मारना मुश्किल नहीं है, जब तक आप कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। पागल,
सचमुच पागल। महामहिम, आप इस पागल का पीछा नहीं कर सकते। अंकल फू चेन कैंगमान को गंभीरता से सलाह दे रहे थे। हालांकि चेन कैंगमान अविचलित रहे। चाचा फू, मैं उन पर विश्वास करता हूँ, क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? चेन कैंगमान जानता था कि ओल्ड फैंग कितना शक्तिशाली था, और वही यह अनुमान लगा रहा था कि लिंगजियो ओल्ड फैंग से भी अधिक भयानक था। चेन कैंगलान और उसके गिरोह के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। उनकी ठंडी आंखें लिंगजियो को घूर रही थीं। हालांकि यह अज्ञात था कि खुद को तोबा लिंग कहने वाला यह व्यक्ति उसका असली नाम था या नहीं। वह वास्तव में ओल्ड फैंग से मौत तक लड़ना चाहता था। वह अपने आप को बहुत गंभीरता से ले रहा था, विशेषकर ओल्ड फैंग की अभिव्यक्ति, जो अत्यंत क्रूर हो गई थी। वह यिन यान क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में नरक के 12वें स्तर की चरम साधना में एक शीर्ष गुरु थे। बूढ़ा फैंग, जो चेन साम्राज्य के 5 बुजुर्गों में तीसरे स्थान पर था। दरअसल उन्हें एक जूनियर ने उकसाया था। चेन साम्राज्य के स्वामियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, और उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियो उसे मार सकता है, जबकि उसकी साधना उससे कम थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि सुपर जीनियस लोगों में उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की क्षमता होती है। लेकिन उसके सामने खड़ा तोबा लिंग वास्तव में कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं लग रहा था। वह तो एक अहंकारी मध्यम आयु वर्ग का योद्धा था। ये सोचते हुए बूढ़े फैंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। आप जीवन मरण की लड़ाई चाहते हैं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे चिंता थी कि तुम्हें यहाँ मारने से मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, लेकिन चूंकि आपने ये जीवन मरण की शर्त लगाई है, इसलिए मैं भी उसी प्रवाह के साथ चलूंगा। महाराज, राजा जिक्सियन, यह आदमी बहुत घमंडी है। अगर मैं उससे नहीं लड़ूंगा तो यह शाही परिवार के लिए अपमान की बात होगी। बूढ़े फैंग ने चेन कैंगलान को देखा और कहा, मैं जीवन मरण की शर्त से सहमत हूँ। चेन कैंगलान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह तोबा लिंग नामक इस अधेड़ योद्धा में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसे नहीं पता था कि यह आदमी वाकई बेवकूफ़ है या उसके इरादे कुछ और हैं। बूढ़ा फैंग जल्द ही उसे इस लड़ाई में जवाब बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राजा जिक्सियन। अनुमति मिलने के बाद फैंग लाओ तुरंत अपनी सीट से नीचे चला गया, सीढ़ियों के नीचे खड़ा हो गया और कहा, यहाँ जगह बहुत छोटी है, इसलिए चलो बाहर लड़ते हैं। कोई बात नहीं। लिंगजियो ने सिर हिलाया और चेन कैंगलान को पहले बाहर ले गया। फू बो एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर बाहर चला गया। चाहे उनकी मानसिकता कुछ भी रही हो, बाकी सभी मुख्य हॉल से बाहर निकलकर महल के प्रतियोगिता मैदान में आ गए। यहाँ संरचना सुरक्षा है, इसलिए अत्यंत शक्तिशाली हमला भी पूरी खदान को नष्ट नहीं कर सकेगा। ये सबसे अच्छा लड़ाई स्थल है। बच्चे, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम्हें अपना दुखदायी जीवन भोगना पड़ेगा। प्रतियोगिता के मैदान पर खड़े होकर फैंग लाओ ने अपनी ठंडी आंखों से लिंगजियो को देखा, जैसे 2 तेज ब्लेड लिंगजियो को भेद रहे हों। लिंगजियो ने फैंग लाओ को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं तुम्हें मरते हुए व्यक्ति से कुछ और शब्द कहने दूंगा। तुम्हारे बोलने के बाद चलो फिर से लड़ते हैं। वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन है? वह अपनी जान नहीं चाहता और मिस्टर फैंग को भड़काने की हिम्मत कर रहा है। इस समय अनगिनत लोग इस द्वंद्व पर ध्यान दे रहे हैं। लिंगजियो ने यहाँ के दृश्यों को उनके दिलों में प्रसारित करने के लिए उस विशेष जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। वे जहाँ भी हों, उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, सिवाय कुछ लोगों के जो एकांतवास में हैं। हाँ, मैंने सुना है कि यह 7वें राजकुमार द्वारा लाई गई मदद थी। सच कहूं तो मुझे वास्तव में उम्मीद है कि 7वें राजकुमार सिंहासन जीत सकते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत अज्ञानी है। वह 7वें राजकुमार को मार देगा। ये निराशाजनक है। ऐसा मूर्ख जल्द या बाद में सभी को मार देगा। क्या चेन गुओ, 5वें बड़े, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे? लोग बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो फैंग लाओ को हरा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, तोबा लिंग नाम बहुत आम है, और यह व्यक्ति इतना अनजान है कि लगभग किसी ने इसके बारे में सुना ही नहीं है। अगर नाम भी सुना है तो वे इस चेहरे के साथ नाम को नहीं जोड़ पाते। जियान लाओ प्रतियोगिता क्षेत्र के बाहर खड़ा था। उसने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा और कहा, लड़के, बहाने बनाना बंद करो। क्या ये संभव है कि आपने फैंग लाओ के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई करने का विचार लाया, लेकिन आप लड़ाई के सामने डर गए? क्या ये सिर्फ एक धोखा और शेखी बघारने वाली बात हो सकती है? लिंगजियो ने अपना सिर घुमाया और जियान लाओ की ओर देखा,
और अचानक उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई दी और कहा, चिंता मत करो, उसे मार दो, तुम अगले हो, मुझे आशा है कि तुम मेरी चुनौती को अस्वीकार नहीं करोगे। बेशक, इतना मत डरो कि आपकी पैंट गीली हो जाए। लानत है। तीसरे भाई, याद रखो, इस आदमी को मेरे लिए सबक सिखाओ, इसे तब तक मारो जब तक यह अपनी माँ को भी नहीं पहचान सके। जियान लाओ क्रोधित था। हालांकि वह अब खेल नहीं सकता था, लेकिन वह फेंग लाओ को लिंगजियो को सबक सिखाने और अंततः उसे यातना देने और मारने की अनुमति दे सकता था। हाँ, चिंता मत करो दूसरे भाई, मैं उसे हमारा अनादर करने का परिणाम अवश्य बताऊंगा। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हाँ, पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह मैं नहीं, बल्कि आप हैं। अचानक लिंगजियो ने प्रतियोगिता के मैदान पर कदम रखा और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह अंतरिक्ष में पागलों की तरह भड़क उठा और फिर एक भयानक तलवार के रूप में बदल गया, जिससे फेंग लाओ की मौत हो गई। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। फेंग लाओ ने लिंगजियो की शक्तिशाली तलवार की मंशा को महसूस किया, लेकिन वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। आपकी साधना वास्तव में यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के अंतिम चरण में है, लेकिन आपकी आभा नरक के 12 स्तरों के अंतिम चरण में सामान्य साधना स्तर से अधिक है। योद्धा को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह हरा सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कितना डरावना हूँ। ये कहने के बाद फेंग लाओ की आभा वास्तव में फिर से बढ़ गई और एक पागल विस्फोटक आभा आकाश में उठ गई। उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक वायुपिंड बन गया, नंगी आंखों से दिखाई देने वाला। यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के चरम साधना स्तर से संबंधित शक्ति इस समय खिलती है। फेंग लाओ का चेहरा अहंकार और तिरस्कार से भरा हुआ था। तुम उससे अधिक कुछ नहीं हो, लिंगजियो ने व्यंग्य किया, अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से और भी अधिक भयानक आभा निकली। फिर वह पहले वाली आभा में घुल मिल गया और फेंग लाओ पर झपट पड़ा। उसी समय तानाशाह ब्रह्मांड में ईश्वर पुत्र तारामंडल चमकने लगा। लिंगजियो ने उपदेवता जानवर की आत्मा को सक्रिय किया। आज की लड़ाई में आखिरी चीज जो वह प्रकट नहीं कर सका, वह थी लिंगजियो की पहचान, अन्यथा उस पर निश्चित रूप से लोगों के एक समूह द्वारा हमला किया जाएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति अपनी पिछली पहचान को आसानी से उजागर नहीं कर सकता है, इसलिए उसके पूर्व मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनका उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए ताकि कोई भी नोटिस न कर सके। हालांकि लिंगजियो को अभी भी परेशान नहीं किया जा सका। लिंगजियाओ के पास भी एक तुरुप का पत्ता है जिसका उसने कभी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया। यही अनंत जीवन की मुहर है। यद्यपि अमर मुहर बेकार हो गई है, फिर भी इसकी शक्ति मजबूत होती जा रही है। उन्होंने इस शाश्वत मुहर का उपयोग केवल युहुआ टाउन और 8 अमर काउंटी शहर में और आत्मनिर्माण और व्युत्पत्ति के कारण किया था। यहाँ तक कि अगर अनंत जीवन पैलेस के लोग इसे देखेंगे तो भी वे इसे पहचान नहीं पाएंगे। आज अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए इस शाश्वत मुहर का उपयोग करें। उपदिव्य जानवर आत्मा सक्रिय हो गई और उसने कोई छाया नहीं दिखाई। इसने लिंगजियाओ को और अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदान की, इसीलिए उनकी आभा इतनी शक्तिशाली हो गई। इस समय उनकी आभा में वास्तव में नरक के 12 स्तरों के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति की भावना थी, जिससे लोग भावनाओं से भर गए। यह आदमी कौन है? मैंने ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इस समय चेन कैंगलान, जो एक दुश्मन था, भी भौंचक्का रह गया। लिंगजियो की ताकत ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया और इसने पहले ही उसकी योजना को खतरे में डाल दिया था। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। आपकी ताकत संभवतः नरक के 12वें स्तर के शिखर के बहुत करीब है, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आप एक स्तर पीछे रह गए तो आपका अंत केवल मृत्यु ही होगा। फेंग लाओ ने व्यंग्य किया, एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में एक बड़ी अंगूठी समेट ली। वह अंगूठी घूमती और चमकती रही, जिससे वायु तत्व की भयानक शक्ति का पता चलता रहा, मानो वह दुनिया की हर चीज को 2 टुकड़ों में काट सकती हो। हे, ये ताकत तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लिंगजियो ने उपहास किया और अचानक उसके हाथ में एक 3 नुकीली दोधारी तलवार दिखाई दी। अनंत जीवन की धर्म मुहर एलान शेन यांग जियान 3 नुकीली दोधारी तलवार। जैसे ही उसके हाथ में यह अजीब हथियार संघनित हुआ, इस आयाम से पूरी तरह से अलग एक शक्ति लिंगजियाओ के शरीर से खिल उठी। वह भयानक लड़ाकू भावना वास्तव में अविनाशी थी, मानो ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। टकराना। लिंगजियो ने एक और कदम उठाया और वास्तव में उसके शरीर के चारों ओर भयानक बिजली चमकने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और धरती हिल रहे हों। इस समय सभी के दिल जोर से धड़क रहे थे। कितनी भयानक लड़ाकू भावना, कितनी भयानक ऊर्जा, कैसी विचित्र आभा। लिंगजियो के ये कदम उठाने के बाद हालांकि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन भयानक बिजली चमकती रही। पागल दहाड़, जानलेवा आभा एक पागल ज्वार की तरह हर किसी की ओर बढ़ी। इससे लोगों में मौत का डर पैदा हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो युद्ध के देवता में बदल गया है, एक युद्ध का देवता जो लंबा और शक्तिशाली था। उस समय फेंग लाओ एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका और जल्दी से अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया।